नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश प्लस। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। प्रदेश प्लस में सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। एक दिन में मरीजों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच गया है। इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कि हम सभी का सौभाग्य है कि संत प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी के पवित्र अवसर पर हम सब एक साथ जुड़े हैं। उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद को आप भी, मैं भी और हम सभी अनुभव कर रहे हैं। संत प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनको आज नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आचार्य श्री महाश्रमण जी को भी विशेष रूप से नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। कोरोना की परिस्थिति के बीच भी उन्होंने इस कार्यक्रम को टेक्नोलॉजी के जरिए इतने प्रभावी ढंग से आयोजित किया है। साथियों, आप में से अनेक जन ऐसे हैं जिन्हें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सत्संग और साक्षात्कार दोनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उस समय आपने उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव जरूर किया होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे जीवन में ये अवसर आचार्य श्री का विशेष स्नेह और आशीर्वाद का सौभाग्य निरंतर मिलता रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मुझे याद है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्य संभालता था, उसी कालखंड में आचार्य जी का गुजरात आना हुआ था। मुझे उस समय उनकी अहिंसा यात्रा में, मानवता की सेवा के अभियान में शामिल होने का अवसर भी मिला था। और मैंने तब आचार्य प्रवर के सामने कहा था, मैं चाहता हूं ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। आचार्य श्री के स्नेह से तेरा पंथ भी मेरा पंथ बन गया और मैं भी आचार्य श्री का बन गया। साथियों, मैंने हमेशा उनके सानिध्य में ये अनुभव किया कि उनके जैसे युग ऋषि के जीवन में अपने लिए कुछ नहीं होता है। उनका जीवन, उनका विचार, उनका चिंतन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए, मानवता के लिए ही होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते भी थे, मैं और मेरा। आचार्य जी बार बार कहते थे, मैं और मेरा छोड़ो तो सब तुम्हारा ही होगा। उनका ये मंत्र, उनका ये दर्शन उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई भी देता था। हम सब ने देखा है, उनके जीवन में उनका अपना कुछ नहीं था, लेकिन हर कोई उनका अपना था।
जैनाचार्य महाप्रज्ञ जी की 100वीं जन्म शताब्दी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया, उन्हें नमन किया। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर की कि एक दिन में कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा है वो रिकॉर्ड बढ़ा है। 13,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। एक ही दिन में 13,000 से ज्यादा केसेस आए, 13,586 केस, यानी कि 13,500 केसेस सिर्फ 24 घंटे के भीतर आए और अब कुल मरीजों की संख्या 3,80,532 पहुंच गई। एक दिन में 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो 13,586 का है। इससे पहले के जो 24 घंटे का आंकड़ा था, यानी जो कल आया था आंकड़ा, वो 13,000 के करीब था। 12,000 से ज्यादा थे, 13,000 के बिल्कुल करीब का आंकड़ा था। लेकिन आज जो आंकड़ा आया है वो 13,000 को पार कर गया है। 13,586 केसेस 24 घंटे के भीतर आंकड़ा आया है, जबकि देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 3,80,532 पहुंच गई है। इसमें अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट काफी ज्यादा है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मौत भी लगातार हो रहे हैं। एक दिन में 13,586 पॉजिटिव केसेस हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 67 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। केजीएमयू ने रिपोर्ट जारी की है और 67 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। केजीएमयू ने कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट जारी करते हुए जानकारियां दी हैं। कुल 1914 मरीजों का कोरोना का टेस्ट हुआ था, जिसमें से लखनऊ के 18 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, कन्नौज में 6, संभल के 17, अयोध्या के 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शैलेश शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जानकारी दें। राजीव, देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें कुछ ऐसे सैंपल भी शामिल हैं, बताया जा रहा है, जो पहले से ही पॉजिटिव थे, वो रिपीट सैंपल टेस्ट है। लेकिन अगर हम बात राजधानी लखनऊ की करें तो जो 18 पॉजिटिव केस आए हैं उनमें 16 नए मामले हैं, और जो 16 नए मामले हैं उनमें पीएसी के लोग भी हैं, उनमें मौलवीगंज क्षेत्र, गोमती नगर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, और एक पत्रकार जो अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव मिले थे उनके परिवार के एक सदस्य शामिल हैं, और 16 नए मामले इस तरह से कुल मिलाकर पूरे लखनऊ से सामने आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से। तो अब हम पिछले अगर कुछ दिन का जो ट्रेंड है उसको देखें, पहले एक बल्क में जो संख्या आती थी वो भी आ रही है बीच बीच में, लेकिन उसके अलावा जब सुबह रिपोर्ट आ रही तो हर क्षेत्र से कोई ना कोई मिल रहा है, यानी कह सकते हैं कि अब तेज़ी से कोरोना का जो संक्रमण है वो जगह जगह फैल रहा है, और लगभग जो शहर के बड़े बड़े क्षेत्र, कई क्षेत्र, वहाँ पर इसके केसेस सामने आ चुके हैं। अगर पूरे प्रदेश की हम बात करते हैं तो कल तक जो डाटा जारी किया गया था, एक दिन में रिकॉर्ड 630 नए मामले सामने आए थे। इससे पहले आज तक उत्तर प्रदेश में 630 मामले एक दिन में नहीं आए, और पिछले 3 दिन की अगर हम बात करें तो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। हर दिन जो संख्या आ रही है कोरोना पेशेंट्स की वो पहले के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। जैसे कल 630, उससे एक दिन पहले जाए तो 591। मौतों की जो संख्या है वो भी बढ़ी है, और ये एक चिंता का विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो 24 घंटे में 23 मौतें, उससे एक दिन पहले 24 घंटे में 30 मौतें। तो रिकवरी में अभी तक जो ये कहा जा रहा था लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि केसेस आ रहे हैं लेकिन लोग सरवाइव कर जा रहे हैं, मौतें जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब मौतों की संख्या बढ़ने से चिंता भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। चिंताजनक बात है। आप शैलेश हमारे साथ बने रहें। अगली एक और बड़ी खबर है, वो हम उस खबर पर आपके पास लौटेंगे। तो 18 केसेस, उस 18 केसेस में से 16 नए केसेस हैं, जो चिंताजनक बात है। पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर मामले में आईपीएस पर शिकंजा कसा गया है। 2 आईपीएस अफसरों के खिलाफ मिलीभगत के सबूत मिले। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पशुधन विभाग में कैसे फर्जी टेंडर का ये पूरा का पूरा मामला था, कैसे विधानसभा से ये पूरा का पूरा खेल संचालित होता चला गया। अब 2 आईपीएस अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। मिलीभगत के सबूत मिले हैं। डीआईजी पीएसी अरविंद सिंह और दिनेश चंद की संलिप्तता सामने आई है, और इनकी संलिप्तता बताएंगे कि किस तरह की संलिप्तता इनकी इसमें मिली है। हमारे संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़े। शैलेश, बताइए इन दोनों अफसरों की भूमिका इसमें।
इसमें राजीव देखिए, एक आईपीएस अफसर ऐसे हैं जो अरविंद सेन नाम आ रहा है, जिनकी भूमिका इस मामले में सामने आ रही है। मिलीभगत की बात उनकी सामने आ रही है कि जब वो सीबीसीआईडी में थे उस समय, तब की ये भूमिका बताई जा रही है। वहीं जो एक दूसरे आईपीएस का नाम सामने आ रहा है डीसी दुबे का, उनकी भूमिका फिलहाल जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सीधे तौर पर इस मामले में नहीं, लेकिन ये ज़रूर आ रही है कि पहले वो टेंडर दिलाने में शामिल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है अभी फिलहाल सामने आ रही हैं। रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है, अभी भी लोगों से पूछताछ जारी है और आज भी 3 और कर्मचारियों से आगे पूछताछ की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर सीबीसीआईडी जो है वो कल माफ़ कीजिएगा, एसटीएफ जो है वो कल सीबीसीआईडी के दफ्तर भी पहुंची थी, वहां पर रजिस्टर खंगालने शुरू किए गए। तो पहले तो सूत्रों की माने वहां पर उनको रजिस्टर मिलने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद जब सीबीसीआईडी के एक अधिकारी ने कहा, तब जाकर वहां पर पुलिस को, एसटीएफ को जो है वो रजिस्टर मिलने शुरू हुए, लेकिन उसमें वो रजिस्टर नहीं मिल पाया जिस पर मंजीत के हस्ताक्षर की बात कही जा रही थी। तो सवाल है जो लोगों के जहन में बड़ा घूम रहा है, वो सवाल ये है कि अधिकारियों की संलिप्तता है क्या? बिना सफेद पोश के ये सब मुमकिन था, संभव था क्या? किसी नेता की किसी तरह की कोई भूमिका या इशारा मिल रहा हो जांच में? देखिए, अभी तक किसी इसमें नेता की तरफ इशारा नहीं, नेता का कोई नाम अभी तक नहीं आ रहा है। जो विभागीय मंत्री है वो भी यही कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे जो कर्मचारी हैं, विभागीय कर्मचारी कहे बेहतर होगा, कि उनके मन में क्या चल रहा है। कहने लगे मैं कैसे जान सकता हूं। और फिलहाल वो 3 महीने से उनका कहना है कि वो लखनऊ भी नहीं आए, क्योंकि बीच में उनको फ्रैक्चर भी हो गया था और लॉकडाउन भी चलता रहा, तो डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो भी दोषी होगा, चाहे उनके विभाग का कोई व्यक्ति हो, चाहे उसके अलावा कोई हो, सभी लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। बहरहाल जांच अभी जब आगे बढ़ेगी तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि अगर सचिवालय के अंदर इतना बड़ा खेल चल रहा है तो कैसे संभव है कि उसमें किसी सफेद पोश, किसी नेता का हाथ ना हो। लगातार ये विपक्ष बात कह रहा है। बहरहाल एसटीएफ की जांच भी चल रही है और जिस तरह से अब 2 आईपीएस का भी नाम सामने आ रहा है, इससे पहले विभाग के जो अधिकारी जो लोग हैं उनका नाम सामने आया, तो ये तो देखिए सभी लोग समझ चुके हैं कि एक बहुत बड़ा रैकेट है। लेकिन उस रैकेट में क्या खाली इतने ही लोग शामिल थे? क्या सिर्फ इन्हीं लोग के बल पर वो रैकेट चल रहा था, या किसी और बड़े दिग्गज यानी कहे कि किसी नेता का या किसी पॉलिटिशियन का सपोर्ट नहीं था? इस बात को लेकर फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन पहली है और एक शायद वो लंबी लगातार कड़ी है जो भी मिलनी बाकी है। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं था कि उनके विभाग में क्या चल रहा था। सवाल तो उठता है कि या तो फिर आप सही से देखते नहीं थे कि आपके विभाग में कौन क्या कर रहा है, आप बिल्कुल मॉनिटरिंग नहीं करते, जीरो विजिलेंस था, या फिर आपको मालूम तो है लेकिन आप बताना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों के जहन में चल रहा है। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। जौनपुर से बड़ी खबर मिल रही है, अस्थायी कारागार से 2 कैदी फरार हो गए। अस्थायी जेल से, अस्थायी कारागार से 2 कैदियों के फरार होने की जौनपुर से इस वक्त सूचना मिल रही है। अब चेकिंग अभियान चलाया गया वहां पर कैदियों को पकड़ने के लिए। लाइन बाजार थाना इलाके के प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल से ये कैदी फरार हुए। अब्बास रिजवी हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा अपडेट देंगे। अब्बास, किन मामलों में ये कैदी अस्थायी जेल में थे और ये अस्थायी जेल में क्यों थे, ये स्थायी जेल में क्यों नहीं बनते, पूरा मामला आप समझाइए। जी, मैं बता दूं, ये बीती रात की घटना है और प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे ये कैदी रखे गए थे। एक मुलजिम हत्या का है और एक मुलजिम 420 का मुलजिम है। ये दोनों, एक मुगराबाद शाहपुर का रहने वाला है, एक बदलापुर का रहने वाला है। दोनों मुलजिमों को यहाँ अस्थायी जेल में रखा गया है, क्योंकि हमारे जो जेल है जौनपुर जेल में है उसमें जगह नहीं है और कोरोना को लेकर अस्थायी जेल बनाया गया, जिसमें जमातियों को रखा गया था और उसमें जो भदेती कांड अभी जौनपुर में हुआ था जिसमें आगजनी हुई थी उनको भी रखा गया, उन आरोपियों को भी जेल में रखा गया है। लेकिन ये बीती रात ये छत के सहारे, वहां पे स्कूल है, डबल स्टोरी है, वहां से वो पीछे से कूद के फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रहती है, जबकि वहां पे पुलिस फोर्स भी लगी हुई है उस जेल पर। लेकिन ये दोनों शातिर चोर वहां से शातिर पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या आप पकड़ में आए हैं या भाग गए? जी, अभी ये फरार है, क्योंकि यहाँ पे अभी इस वक्त बारिश भी हो रही है, सुबह से मौसम भी खराब है और तमाम जो अधिकारी है वो मौके पे वहाँ पहुंचे हुए हैं और जो वहाँ पे अभी मुलजिम है जो जेल में वहाँ पे बंद है उनको वहाँ से जिला जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक ये बात कैसे संभव हो सकता है कि आप अस्थायी जेल में रखते हैं? पुलिसकर्मी क्या नहीं थे वहाँ पे और क्या कोई देख नहीं रहा था कि कैदी क्या कर रहा है?
जी जेल जो गेट पर है, गेट पे भी है और बीच अंदर भी थे, सिपाही थे, लेकिन जो मुलजिम है वो पीछे से खिड़की का काट के और पीछे छत के सहारे वो फरार हो जाते हैं। ठीक है, बस आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 2 कैदी और दोनों गंभीर मामलों में जेल में बंद थे, अस्थायी जेल में लाया गया था और अस्थायी जेल से मौका देखते हुए फरार हो गए हैं और अभी तक कोई अता पता इनका नहीं है। पुलिसकर्मी, तमाम आला अधिकारी मौके पर जरूर पहुंच गए हैं। हालांकि पहले से ही ये व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए थी, पहले से चौकसी और चौकन्ना रहना चाहिए था पुलिस को, जो नहीं रही। एक अहम जानकारी आपको दे दें, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी है और NIC VC हॉल में अधिकारियों से प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काशी पर चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र पर चर्चा चल रही है। बैठक में जिलाधिकारी, कमिश्नर समेत तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। तो ऐसे वक्त में इतनी तनातनी चल रही है, इतना कुछ चल रहा है देश में, इस बीच में भी वो वक्त निकाल रहे हैं। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। नीतीश, इस बैठक के बारे में बताइए कि अब तक क्या चर्चा प्रधानमंत्री ने की है और किस सिलसिले में ये चर्चा चल रही है। राजीव, आपको बता दें कि अभी तक जो बैठक में चीजें निकल कर आई हैं, सेवापुरी ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक के तौर पे विकसित करने की बात हो रही है, तो उसका भी प्रेजेंटेशन किया गया है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री काशी के विकास की गति किस तरह की है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में वाराणसी के कमिश्नर, जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जो 5 विधानसभा आती है उसके विधायक मौजूद हैं और अन्य नेता भी मौजूद हैं। तो ये सारे नेताओं के साथ और अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री लगातार बनारस के विकास के लिए चल रही योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, उनकी प्रगति जान रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज का जो दिन था, वैसे बनारस के बारे में कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, लेकिन काशी हमेशा उनके दिल में रहती है और काशी की योजनाएं प्रधानमंत्री के दिल में रहती है। और ये बात, ये मीटिंग और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस बात को सिद्ध करती है। और जिस तरह से अधिकारी, आपको बता दें कि पहले पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से पूरी योजनाओं को किस तरह से प्रधानमंत्री के सामने दर्शाना है, किस तरह से उनके सामने प्रेषित करना है, योजनाओं के हाल को लेकर अधिकारी के स्तर पर लगातार बैठकें जारी रही और उनके पेपर भी इकट्ठे किए गए। हर पेपर को पुख्ता तौर पे पूरी तरह से एकदम कहा गया कि किसी तरह की कमी न रह जाए, इन सारी चीजों को लेकर तैयारी। ठीक है, नजर आप बनाए रखें। नीतीश आप बने रहे, मैं अगली खबर पर आपके पास फिर से लौटूंगा और उम्मीद करते हैं जो कमियां हैं वो भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी और खासतौर पर जो बहुत सारी प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं और वो गुणवत्ताहीन तरीके से बन रहे हैं, खुद प्रदेश के मिनिस्टर्स ने उस पर नाराजगी जाहिर की है, तो वो भी प्रधानमंत्री के सामने रखे जाएंगे ताकि प्रधानमंत्री कुछ उचित दिशा निर्देश दे सकें। एक और बड़ी खबर वाराणसी से आपको दे दें, कोरोना का मौत का आंकड़ा बढ़ा है। वाराणसी में 2 और मौतें हो गई कोरोना से। वाराणसी में जिले में अब तक कुल 10 मरीजों की मौत हो गई है। गोविंदपुरा निवासी ने दम तोड़ दिया है तो बड़ा गांव के अफसानपुर निवासी की भी मौत हो गई है। तो कुल 10 मरीजों की अब तक मौत हो गई है। और ज्यादा अपडेट्स देंगे हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए। नीतीश, क्या वजह है कि केसेस के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है? लगातार तमाम प्रयास, तमाम दावे और उसके बाद भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, कहीं ना कहीं या तो जागरूकता में कमी इसे कहें या तो व्यवस्था की अव्यवस्था कहें। व्यवस्था के तमाम दावे, उसके बाद भी अव्यवस्था। आपको बता दें राजीव कि तमाम तरह के इंतजाम प्रशासनिक तौर पे किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। इसके लिए वाराणसी पुलिस और प्रशासन इसके लिए अभियान भी चला रहा है, लगातार लोगों का चालान काटा जा रहा है। लेकिन बीते दिनों 2 और मौतों ने तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि गोविंदपुरा निवासी 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई और इसके साथ ही बड़ा गांव अफसानपुर निवासी 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। और इन मौतों ने, पहले 8 मौतें हो चुकी थी और फिर 2 मौतें और। बनारस में अब मौतों का आंकड़ा लगभग 10 छू चुका है, 10 मौतें हो चुकी हैं और ये 10 मौतें तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही हैं। आपको बता दें कि जी नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और लोगों को ये जरूरी है कि वो कोरोना से एहतियात बरतें, खुद को सुरक्षित रखें, सिस्टम के भरोसे ज्यादा ना रहें। और एक बहुत बड़ी खबर मिल रहा है, अब चाइनीज ऐप का इस्तेमाल यूपी एसटीएफ नहीं करेगी। यूपी एसटीएफ चाइनीज ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे और भारत सरकार के गाइडलाइंस के बाद अब आईजी एसटीएफ ने यह आदेश दिया है।
आईजीएसटीएफ का आदेश है कि चाइनीज ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज ऐप के जरिए जासूसी और डेटा चोरी होने की आशंका है, शक है। गृह मंत्रालय ने पहले ही जूम समेत दूसरे ऐप को खतरा बताया था। संतोष हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स जानकारी आपको देंगे। संतोष, बताइए कि क्या जो आईजीएसटीएफ ने क्या क्या आदेश उन्होंने दिए हैं और क्या क्या आशंकाएं उनको थी कि ये आदेश देना पड़ा है? के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें ये अपील की गई है खास करके एसटीएफ और उनके एसटीएफ के परिवार के लोगों से कि वो चाइनीज ऐप का इस्तेमाल ना करें। इन चाइनीज ऐप की पूरी फेहरिस्त दी गई है, जिनकी 50 से ज्यादा ऐसे चाइनीज ऐप्स हैं जिन पर यह आशंका है कि ये डेटा चोरी हो सकता है, जासूसी हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए ये एक सलाह अपील जारी की गई है यूपी एसटीएफ के इंटरनल कम्युनिकेशन, अगर ये कहा जाए कि यूनिट के अंदर चाइनीज ऐप के इस्तेमाल को लेकर के अपील जारी की गई कि चाइनीज ऐप न इस्तेमाल किए जाएं। इससे पहले भी भारत सरकार ने जूम ऐप को लेकर के खतरा बताया था और मौजूदा हालात में जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच में जो संबंधों को लेकर के जो रस्साकशी चल रही है, उसके बाद से ऐसे ऐप से ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर यूपीएससीएफ ने इंटरनली चाइनीज ऐप के इस्तेमाल को रोक लगा दी है। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आईजीएसटीएफ के आदेश के बाद यूपीएसटीएफ अब चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक अब छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फॉर लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।